बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर से हमने चूज़ किया है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट को, किसी भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को, बायोलॉजिकल मटेरियल को जब हम स्टडी करते हैं, इसके ऊपर जब रिसर्च करते हैं तो उसका प्रॉपर मेथड क्या है, उसके प्रॉपर स्टेप्स क्या हैं, कैसे हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आए तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके ऊपर रिसर्च होती है, थ्योरी बनती है, लॉ बनता है, जो कि पूरी दुनिया में फिर फैल जाता है और पूरी दुनिया उससे मुस्तफ़ीद होती है। एक्चुअली जो रिसर्च के पैरामीटर्स हैं, रिसर्च का मेथड है, वो इस तरह से है कि इसमें सबसे पहले हम अगर देखें, साइंस बेस ही एक्सपेरिमेंट के ऊपर करती है। एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से हम चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, उसमें से नई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और एक्सपेरिमेंट से हमें एक प्रूफ मिल जाता है कि जो भी चीज़ हम कह रहे हैं ये ठीक है या नहीं। एक्चुअली हम यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं ऐसा मेथड जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन जो किसी भी साइंटिस्ट के दिमाग में आती है। मतलब कि मेरे दिमाग में अगर आ जाए एज अ साइंटिस्ट कि मेरी 2 लेग्स हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या तमाम इंसानों की 2 लेग्स हैं, या परिंदों के पर होते हैं, किसी चिड़िया के 2 पर हैं, तो क्या तमाम परिंदों के 2 पर हैं। तो इसके ऊपर मैं रिसर्च करूँगा, कैसे मैं ऑब्ज़र्व करूँगा चीज़ों को, मैं एक्सपेरिमेंटली देखूँगा और मुझे देख के ये पता चलेगा कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो फिर मैं एक यूनिवर्सल लॉ बना सकता हूँ कि हाँ जी, तमाम परिंदों के पर होते हैं, तमाम इंसानों की 2 टांगें होती हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन या कन्फ्यूजन जो साइंटिस्ट के माइंड में आए वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और साइंटिस्ट ने क्योंकि एक सिस्टमैटिक नॉलेज के ज़रिए से चलना होता है, क्योंकि साइंस हम कहते हैं सिस्टमैटिक नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहा है और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस कर रहा है। तो हम सबसे पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी एक छोटी सी कहानी है। लेट्स सपोज आपके शहर में, मेरे शहर में कोई XYZ पिज़्ज़ा हट बहुत मशहूर है, ठीक है, कोई डिसेंट पिज़्ज़ा हट है, तो वो बहुत मशहूर है। तो मैं कैसे ये मान लूँ कि वो बहुत मशहूर है या उनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है? सबसे पहले मैं जाऊँगा वहाँ पर और जाके मैं ऑब्ज़र्व करूँगा चीज़ों को, मैं उनके पिज़्ज़े को ऑब्ज़र्व करूँगा। और पिज़्ज़े को ऑब्ज़र्व कैसे करूँगा? क्वांटिटेटिवली भी उसकी क्वांटिटी देखूँगा कि उसका वेट कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, और उसके बाद उसकी क्वालिटी देखूँगा कि उसकी खुशबू कैसी है, ठीक है, और वो कितना साफ़ सुथरा बनाया है। और उसकी बेस पर मैं आके अपनी एक रिसर्च मैंने कर ली, मैंने उसे ऑब्ज़र्व कर लिया, टेस्ट कर लिया, चेक कर लिया और टच करके देख लिया। फिर मैं एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये XYZ का जो पिज़्ज़ा है ये बहुत अच्छा है, रेट वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। तो ये मैंने जो एक स्टेटमेंट दी है कि ये किसकी बेस पर दी है? ऑब्जर्वेशन की बेस पर। तो इसे मैं कहूँगा ये मेरा हाइपोथेसिस है, या सिंपल जैसे नॉर्मली MPhil लोग करते हैं, PhD करते हैं, उसमें थीसिस लिखते हैं, तो वो एक्चुअली उनकी ऑब्जर्वेशन होती है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होता है। तो वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इसका पिज़्ज़ा अच्छा है या डिसेंट का पिज़्ज़ा अच्छा है, ये ऑब्जर्वेशन जो है, जो मैंने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दी है, इसको अभी प्रूव नहीं किया गया, तो ये मेरा हाइपोथेसिस है। ये रिजेक्ट भी हो सकता है, ये एक्सेप्ट भी हो सकता है। अब इसके ऊपर लोग, साइंटिस्ट दूसरे भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको जाके खुद से चेक करेंगे कि रेट अच्छा है, वेट अच्छा है, खुशबू अच्छी है, उसकी क्वालिटी जो मैंने बताई वही है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अगर रिज़ल्ट सेम आए तो ये क्या बन जाएगी? ये थ्योरी बन जाएगी। और थ्योरी को फिर बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उस पिज़्ज़े में से कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे कि शायद ये कोई पैरामीटर जो मैंने बताया है इसमें से पूरा ना हो, उसका वेट वो ना हो, उसका रेट वो ना हो। तो अगर वो हर पैरामीटर को स्टडी करें और वही रिज़ल्ट आए जो मैंने बताया था, जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन पर बताया था, और कोई भी उसे रिजेक्ट ना कर सके, तो वो क्या बन जाएगा? एक लॉ, और पूरे सिटी में मशहूर हो जाएगी बात कि इनका पिज़्ज़ा वाकई अच्छा है। तो ये एक ख़ास किस्म का मैं एक छोटी सी एग्जांपल दी है। इसी तरह से साइंस के अंदर कोई भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके ऊपर फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं ऑब्जर्वेशन बेस, और एक्सपेरिमेंट के बाद थ्योरी बनती है, एंड देन वो लॉ बन जाता है जो कि फिर कभी भी चेंज नहीं होता। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में हम कहते हैं कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं बायोलॉजिकली,
बायोलॉजिकल मटेरियल को ऑब्जर्व करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सबसे पहले ऑब्जर्व करना विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, हेयरिंग, टच, विजन, स्मेल, टेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दिए हैं। इनको यूटिलाइज़ करके हम जो है अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे, और वो जो ऑब्जर्वेशन है वो किस तरह की होगी, वो क्वालिटेटिव भी होगी, वो क्वांटिटेटिव भी होगी। मैंने जब अभी बात की कि क्वालिटी हम चेक करेंगे, उसकी स्मेल कैसी है, क्वालिटी में वो कैसा है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बेस किसके ऊपर कर रही है, क्वालिटी के ऊपर। जैसे कि ट्रुथ है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, या कलर है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ये किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं होती। आप किसी की ईमानदारी को मेजर नहीं कर सकते, आप किसी के कलर को मेजर तो नहीं कर सकते कि वो कितना वाइट है, 1.5 किलो वाइट है, या इतने शटांक वाइट है, या इतने मीटर वाइट है। तो इसका मतलब है ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो बेस्ड ही क्वांटिटी के ऊपर कर रही होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की लेंथ कितनी है, उसका मास कितना है, वेट कितना है, ये तो हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली पिज़्ज़े की, तो वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन उसकी करें तो हम देखेंगे कि उसका रेट क्या है, उसका वेट क्या है। लेकिन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम देखेंगे उसकी खुशबू कैसी है। ठीक है, अब ये खुशबू को भी हम मेजर नहीं कर सकते कि कितनी की खुशबू आ रही है, या किसी जगह से स्मेल आ रही है, कितनी स्मेल आ रही है, कोई 2 मन स्मेल आ रही है, ऐसा नहीं हम कहते। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है या बहुत नॉर्मल हल्की सी स्मेल आ रही है। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो भी हमने मेजर किया होता है, ऑब्ज़र्व किया होता है, वो हम अपनी एक स्टेटमेंट में, अपने एक ऐसे की फॉर्म में या डाटा फॉर्म में उसे लिख देते हैं। उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस है, ये इसलिए हम कहते हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेंटेटिव का मतलब होता है जो झूठी मोटी है, जो अभी प्रूव नहीं हुई, जिसके ऊपर अभी टेस्ट नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। तो डेफिनेटली हाइपोथेसिस को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके हैं जो साइंस में यूज़ होते हैं वो हैं, बायोलॉजी में यूज़ होते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में कहता है कि हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हमारे पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल लॉ है, वो उससे हम किसी ख़ास जानदार की इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड करते हैं, उस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मुझे पता है कि तमाम इंसानों की 2 टांगें हैं। अगर कोई बंदा XYZ कोई भी है, ये बंदा मेरे सामने बैठा है, तो ये कहता है कि मैं इंसान हूँ, तो इसका मतलब तमाम इंसानों की टांगें हैं। अगर ये इंसान है तो इसकी भी क्या होंगी, टांगें होंगी। तो इसका मतलब एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, और उस जनरल इन्फॉर्मेशन से हमने इसका भी पता लगा लिया। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमें पता ही नहीं चल रहा ये क्या है, लेकिन हमें पता है परिंदों के, तमाम परिंदों के पर हैं, वो जनरल लॉ है। इस चीज़ का नहीं पता चल रहा, हम देखेंगे इसके भी पर हैं, तो इसका मतलब ये भी परिंदा ही होगा। तो ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव की बात। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये मूव करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें हम कंक्लूड करते हैं जनरल लॉ से कोई चीज़, और ये इफ़ से स्टार्ट होती है और देन तक इसकी जो सफ़र है इसका ख़त्म होता है। एग्जाम्पल जो है हमने देखी है, उस एग्जाम्पल में हम कहते हैं इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम बर्ड्स के अगर विंग्स हैं, उनके पर हैं, स्पैरो भी एक परिंदा है, तो डेफिनेटली देन स्पैरो आल्सो हैव विंग्स, उसके भी डेफिनेटली विंग्स होंगे। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। और इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक से जनरल लॉ की तरफ जाते हैं। हमारे पास कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई जनरल लॉ नहीं होता, बल्कि हम ख़ास चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करते 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 हम ये पूरी यूनिवर्सली तमाम चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यानी कि जितने भी लॉ बनते हैं जो कि कोई साइंटिस्ट बनाता है, जैसे मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर काम किया था, तो उसके पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उसने पी प्लांट को ऑब्ज़र्व किया और पी प्लांट की बेस पर उसने जनरल लॉ बना दिया जेनेटिक्स का, कि ये जीन्स जो हैं ये हेरिडिटरी मटेरियल हैं, क्रोमोसोम, DNA, कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है पेरेंट से। अब उसने तो पी प्लांट के ऊपर काम किया था, लेकिन अब वो अप्लाई कहाँ पर हो रहा है, तमाम ऑर्गेनिज्म में, हर जानदार में मेंडल का लॉ अप्लाई होता है, हमारे ऊपर भी होता है। हालांकि ह्यूमन के ऊपर तो उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उसने एक्सपेरिमेंट किए हैं पी प्लांट पे। तो इसलिए हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें स्पेसिफिकली जो है ये मेंडल लॉ ही जो है ये इंडक्टिव रीजनिंग से बना है। तो हम कहते हैं मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, वो स्पेसिफिक जानदार था, और उससे जनरल एक इन्फॉर्मेशन बन गई जो हर ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होती है। और इसकी एग्जांपल में भी स्पैरो इज़ अ बर्ड एंड हैव विंग्स। अगर स्पैरो एक परिंदा है और उसके पर हैं,
ईगल, क्रो, वो भी तो परिंदे हैं, तो उनके भी पर हैं। तो इसका मतलब जितने भी परिंदे हैं उन तमाम के पर होंगे। स्पैरो से हम शुरू हुए, स्पैरो की इन्फॉर्मेशन हमने ऑब्जर्व की, तो इससे हम पूरे बर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर दी वो इन्फॉर्मेशन। इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अब नेक्स्ट आ जाएंगे अदर मेथड। बहुत सारे मेथड हैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे उन बेस पे भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिलॉसफिकल आइडिया होता है, एस्थेटिक प्रेफरेंस, किसी का ज़ाती ख्याल होता है कोई, हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसकी स्ट्रक्चर को कि सेम स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, फंक्शन की बेस पर और स्ट्रक्चर की बेस पर उनके अंदर कंपैरिजन करते हैं। तो हम उस कंपैरिजन के नतीजे से कोई ना कोई एक ख़ास इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो है एक्सपेरिमेंटेशन। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं होगा वो आगे प्रोसीड नहीं होगी, कभी भी वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। तो कोई भी हाइपोथेसिस है तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, वो साइंटिस्ट करेगा, इसके अलावा बाकी साइंटिस्ट करेंगे, उसे रॉन्ग साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो हाइपोथेसिस रॉन्ग साबित ना हो और उसका रिज़ल्ट वही सेम आए जो साइंटिस्ट ने कहा था अपनी हाइपोथेसिस में, तो इससे साइंटिस्ट को एक कॉन्फिडेंस मिलता है और उस कॉन्फिडेंस के नतीजे में मज़ीद हाइपोथेसिस वो बनाता है। बाकी वो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिर बन जाती है थ्योरी। तो इसलिए हमने लिखा है कि थ्योरी इज़ फॉर्म्ड बाय रिपीटेड टेस्टिंग ऑन हाइपोथेसिस। थ्योरी कैसे बनेगी? जब रिपीटेडली हाइपोथेसिस के ऊपर टेस्ट होगा और वो टेस्ट का रिजल्ट सेम आएगा तो इसका मतलब है वो थ्योरी बन जाएगी। और एक अच्छी थ्योरी गुड थ्योरी हमेशा प्रिडिक्टिव होती है और प्रोडक्टिव होती है। प्रिडिक्टिव पेशन गोई करने वाली, प्रोडक्टिव जो है वो न्यू हाइपोथेसिस को सजेस्ट करेगी। तो एक्चुअली इसमें बड़ी थिन सी लाइन है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह की टर्म्स हैं, लेकिन हम कहते हैं कि प्रोडक्टिव वो थ्योरी है जिससे हमें नई चीज़ें भी मिले। जैसे हम कहा, हमने एग्जांपल ली शुरू में कि इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, डिसेंट वालों का या किसी का भी, तो इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है। तो अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो पिज़्ज़ा हमें अच्छा मिला, लेकिन पिज़्ज़े के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अच्छी हैं। अगर वो शॉप अच्छी है तो इसका मतलब उनके पिज़्ज़े के साथ साथ बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी। तो हम पिज़्ज़ा खाने गए हैं, हमें और भी वहाँ से चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर कोई एक हाइपोथेसिस वो बड़ा अच्छा है और वो थ्योरी बन गया है तो वो थ्योरी से हमें नई चीज़ें मिलेंगी। जैसे हमने कहा सेल थ्योरी, ये बड़ी एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है, चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, सेल के बारे में बताती है। तो ये एक प्रोडक्टिव थ्योरी भी थी, क्योंकि हमें जब पता चला, रॉबर्ट हुक ने बताया कि ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं, तो वो सेल्स उसने तो कहा था खोखले हैं, लेकिन उसके अंदर पूरी दुनिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, एलील और न्यूक्लियोटाइड, वो सारी यानी कि रिसर्च न्यू निकलती गई और आज तक इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। अब थ्योरी जो है वो लॉ कैसे बनती है, ये बहुत ज़्यादा जब इस थ्योरी के ऊपर रिगरस एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं, हर साइंटिस्ट कोशिश करता है उसको रॉन्ग साबित करने की, लेकिन उसका रिज़ल्ट आफ्टर रिपीटेड टेस्टिंग सेम आए तो फिर वो बनता है साइंटिफिक लॉ। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइंटिफिक लॉ क्या है? यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। फैक्ट ऑफ नेचर मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। फैक्ट उस चीज़ को कहते हैं जो अटल हकीकत है, जो बदली नहीं जा सकती। और इसलिए ये बनता ही तब है कि जब इसके ऊपर रिगरस टेस्टिंग हो, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो, और इसलिए ये फिर साइंटिफिक लॉ मोर एक्सप्लेनेटरी होता है। ये हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। जैसे मेंडल्स लॉ है, हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, दोनों ही जेनेटिक्स के ऊपर हैं, एक जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर और एक इनहेरिटेंस के ऊपर। तो देखिए मेंडल के लॉ हमें हर चीज़ का जवाब देंगे कि जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसका जो पैटर्न क्या है, ये फीमेल से मेल में कैसे जाता है, मेल से मेल में कौन से करैक्टर किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो भी आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी, उस कन्फ्यूजन का जवाब इस लॉ से मिलेगा। दैट्स वाई हम कहते हैं ये एक्सप्लेनेटरी है, ये चीज़ों को खोल देगा, तमाम चीज़ों को बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड।